हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को डील करेंगे। स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखो, इसको हम लोग दो पार्ट में डील करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब सोच रहे होगे ऑलरेडी पढ़ के आए हो स्पीड, तो देखो वो आप लोग पढ़े हो स्पीड ऑफ साउंड, बस वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड वेव पढ़े थे, जो एक जनरल था। ठीक है, थोड़ा सा जो देखे थे v=f लैम्डा। यहाँ पे अब साउंड का जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होगा। जैसे एयर में अलग स्पीड होगा, वाटर में अलग स्पीड होगा, किसी सॉलिड में अलग स्पीड होगा। तो वो सब हम लोग डील करेंगे। मेनली तीन में साउंड ट्रैवल करेगा। कौन कौन? तो सॉलिड, लिक्विड, ये तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, एंड गैस। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन तीनों में ट्रैवल कर सकता है। साउंड तो वैक्यूम में ट्रैवल करेगा ही नहीं। अब ये सब अगर आप लोग नहीं देखे हो तो इनिशियल का फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब लेक्चर देखो, वो सब में ये सब ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इन तीनों मीडियम्स में साउंड ट्रैवल करेगा। तो क्या इन तीनों मीडियम में सेम स्पीड से ट्रैवल करेगा? नहीं, तीनों मीडियम में साउंड का स्पीड क्या होगा? अलग अलग होगा। तो हम लोग का ये और अगला दोनों लेक्चर जो है स्पीड ऑफ साउंड पे डिपेंडेंट है। आज जो है हम लोग बस बेसिक टर्म्स सीखेंगे स्पीड ऑफ साउंड को सीखने के लिए, कि स्पीड ऑफ साउंड सीखने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले मीडियम सीखेंगे। व्हाट इज़ मीडियम? जो वर्ड हम यूज करेंगे ना, उसको पहले सिखा देंगे, तभी तो अगले क्लास में वर्ड यूज करेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। मीडियम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, इलास्टिसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट, इतना टर्म आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तब जाकर के अगला क्लास हम लोग को समझ में आने वाला है। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये स्किप करोगे अगला क्लास बाउंस करेगा। तो ये जो है आपको समझ में आ रहा है, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड को सीखने के लिए टूल्स है, बेसिक टूल्स है। इसको प्रिपेयर करके ही हम उसको सीख पाएंगे। और स्पीड ऑफ साउंड में क्या सीखेंगे? तो स्पीड ऑफ साउंड में हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है। जैसे ये तीनों मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड अलग हुआ। फिर सीखेंगे किस मीडियम में ज़्यादा, किस मीडियम में कम। ओके, ये सीखेंगे। फिर सीखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किसी भी मीडियम का, जैसे मीडियम में क्या चेंज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड चेंज हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर्स हैं, इन सब फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए इन सब को सीखना ज़रूरी है, तभी हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को पूरी तरह से टोटली सीख पाएंगे। आई होप एक बेसिक आइडिया हुआ कि क्या सीखने जा रहे हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात है मीडियम। पहले मीडियम को सीखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज़ मीडियम? मीडियम क्या होता है? तो मीडियम का अगर बस मीनिंग देखा जाए तो बहुत ही सिंपल होता है। एक मीडियम का मतलब होता है मध्यम, मतलब मिडिल टाइप का। देखिए, यहाँ मीडियम का मतलब कुछ और होता है। यहाँ पे मीडियम का मतलब ये समझो कि ये एक मीडिएटर जो कि हेल्प करता हो। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे आप घर से स्कूल जाते हो। ओके, घर से आप कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हो। तो अपने घर से जब स्कूल जाते हो तो कैसे जाते हो? ये आपका घर है, यहाँ से आप स्कूल जा रहे हो, तो आप कैसे जाते हो? या तो आप बाइसिकल का यूज करते हो, है ना? मोस्ट ऑफ यू यूज बाइसिकल। ठीक है, इधर देखिए यार, ये बाइसिकल पे बैठ के आप कहाँ जाते हो? स्कूल जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप घर से उधर जाना चाहिए, लेकिन ये इधर दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी स्टाइलिश है। साइकिल भी काफ़ी स्टाइलिश है। तो ये घर से निकल के स्कूल जा रहा है, तो ये कैसे जा रहा है? तो ये जा रहा है साइकिल पे बैठ पे। क्या चीज़ पे जा रहा है? साइकिल पे। क्या चीज़ यूज कर रहा है? साइकिल। ओके, अब कोई जो है क्या यूज कर रहा है? कार यूज कर रहा है स्कूल जाने के लिए। कार यूज कर रहा है। मान लो आपके प्रिंसिपल हैं स्कूल के, क्या है? प्रिंसिपल हैं, तो वो क्या यूज कर रहे हैं? कार यूज कर रहे हैं। वो भी स्कूल जा रहे हैं। स्कूल, बस डिफरेंस है कि तुम पढ़ने जा रहे हो, ये पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन दोनों लोग क्या, एक साइकिल यूज कर रहा है, दूसरा क्या यूज कर रहा है? कार। मान लो आपका फ्रेंड जो है ऑटो से आता है, कुछ दूर से आता है, तो साइकिल से उसके पापा आने नहीं देते, मम्मी पापा। ठीक है, तो वो ऑटो यूज कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि कुछ ना कुछ चीज़, कुछ ना कुछ यूज किया जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो यहाँ पे ये साइकिल, कार, ऑटो, ये तीनों क्या हो गया? मीडियम। क्या हुआ? मीडियम। मतलब मीडियम का काम क्या है? तो मीडियम जो है आपको हेल्प करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कौन हेल्प करता है? मीडियम। जैसे साइकिल यहाँ पे मीडियम है, क्या मीडियम है? कार मीडियम है। क्या मीडियम है? ऑटो। इस तरह से आप समझ सकते हो ट्रेन, एरोप्लेन, ये सब क्या है?
मीडियम है। तो ये सब मीडियम क्या है, हम लोग को ले जाने के लिए या सामान वगैरह ले जाने के लिए, गुड्स ये सब ले जाने के लिए, ठीक है। जैसे हमको जाना है तो साइकिल से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कार से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, तो वो सब मीडियम हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को तो ट्रांसपोर्ट करना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन किसका हो रहा है, साउंड का, ठीक है। तो पहले मीडियम का मतलब समझ में आया कि मीडियम मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, किसी भी चीज़ को ले जाए, तो वो मीडियम है, ठीक है। अब बात आता है कि ये एक मीडियम का बात समझ में आया। अब साउंड के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मीडियम क्या होता है, तो साउंड के पर्सपेक्टिव से आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि साउंड एयर में ट्रैवल करता है, एयर में ट्रैवल करता है, तो वहाँ पे मीडियम कौन हुआ, एयर पार्टिकल्स ही ना साउंड को किसी तरह से बस अपने ही पोजीशन, अपना मेन पोजीशन के लॉन्ग वाइब्रेट करके आगे भेज रहा है, तो एयर पार्टिकल्स क्या हुआ, मीडियम। मतलब कि इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो एयर क्या हुआ साउंड के लिए, मीडियम हुआ कि नहीं, एयर साउंड के लिए क्या हुआ, मीडियम हुआ। तो ये साउंड के लिए एयर क्या हो गया, मीडियम, ओके, एयर हो गया मीडियम। इन सबको पहले मिटा लेते हैं, आप लोग नोट कर लो, एक एक करके सीखेंगे सबको। तो एयर हो गया साउंड के लिए, और क्या होगा, तो मतलब ये ना कि साउंड जिस चीज़ से होकर गुजर जाए वो उसका क्या होगा, मीडियम। जैसे हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो जैसे भी चले जाए, ट्रेन से जाएं तो ट्रेन मीडियम हुआ, कार से गए तो कार मीडियम हुआ, ठीक है, बाइक से गए तो बाइक मीडियम, साइकिल से गए तो साइकिल, बैलगाड़ी से गए तो बैलगाड़ी, ऑटो से गए तो ऑटो, ठीक है। तो ये सब मीडियम हुआ। तो उसी तरह से साउंड एक जगह से दूसरे जगह जैसे भी जिस वजह से जाए वो उसका क्या हो जाएगा, मीडियम। तो एक होता है कि साउंड एयर में ट्रैवल करता है, आपको पता है, तो एयर क्या हो गया उसका, मीडियम। फिर आपको पता है साउंड वाटर में भी ट्रैवल करता है, तो वाटर भी उसके लिए क्या होगा, मीडियम होगा। से भी आपको पता है साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है, इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, ठीक है। तो वाटर क्या हो गया, मीडियम, क्योंकि वाटर इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ओके। फिर क्या है, तो फिर आपका है कि कोई सॉलिड, जैसे कॉपर वायर है तो वायर में भी साउंड ट्रैवल करता है। जैसे ये बोर्ड है तो हम यहाँ पे कान लगाएं और यहाँ पे मारेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सुनाई देगा, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो सॉलिड भी क्या है, मीडियम है। तो हम लोग बेसिक ये 3 मीडियम में ही डिस्कस करेंगे। ये तीनों मीडियम है क्योंकि ये तीनों साउंड को एक जगह से दूसरी जगह क्या कराता है, प्रोपेगेट कराता है, ट्रांसपोर्ट करता है। दिस मीडियम्स, अब मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, ठीक है, मीडिया, मीडियम्स नहीं होगा। दिस मीडिया transports sound from one point to another, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मीडियम, समझ में आया, मीडियम। एयर, वाटर एंड एयर कर रहे हैं तो एयर जो है एक्चुअली क्या है, गैस है, तो एयर की जगह पे आप गैस लिखोगे। और वाटर क्या है, वाटर लिक्विड है। मतलब कि मीडियम जो है हम लोग डिस्कस करने वाले वो कौन कौन है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों मीडियम को डिस्कस करेंगे। मीडियम का कंसेप्ट एक हुआ, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो होगा वो मीडियम होगा, ओके ओके ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मीडियम के बारे में अब और डिटेल से पढ़ते हैं। मिटा दे इसको, आप लोग को नोट कर लेना है। अब आते हैं कि मीडियम हो गया, एयर है, वाटर है, और एयर वाटर करे, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उसमें अब सॉलिड में क्या है, कोई भी हो सकता है, जैसे आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3 मीडियम हम लोग चूज किए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे सॉलिड में मान लो क्या है, कॉपर है, लिक्विड में मान लो क्या है, वाटर है, और गैस में क्या है, एयर है। गैसेस फॉर्म में एयर है, और भी कुछ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया, कुछ भी ले सकते हो गैस, ओके। गैसेस फॉर्म में हम एयर ले लिए। तो ये तीनों मीडियम है, इन तीनों मीडियम में साउंड प्रोपेगेट करेगा, साउंड प्रोपेगेट कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, मीडियम है। अब बात आता है कि ये सब मीडियम में क्या होगा ना कि साउंड जो है, साउंड का स्पीड डिफरेंट होगा, अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो है अलग अलग मीडियम में अलग अलग साउंड का स्पीड होगा, वो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस मीडियम का और भी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको डिस्कस करेंगे, ओके। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आता है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी,
इलास्टिसिटी, इसको समझना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये समझ में आ जाना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये आपको आसानी से समझ में आना चाहिए और बिल्कुल ही समझ में आना चाहिए इलास्टिसिटी होता क्या है। तो सबसे पहला बात एक इसके रिगार्डिंग लिख लो कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इलास्टिसिटी इज essential for the propagation of sound in a medium। यह भी नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा लेकिन आएगा, तुरंत आएगा। किसी भी मीडियम में साउंड का प्रोपेगेशन के लिए इलास्टिसिटी ज़रूरी है, इसेंशियल है, मैंडेटरी है। इलास्टिसिटी नहीं, प्रोपेगेशन नहीं होगा साउंड का, इलास्टिसिटी नहीं होगा साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी होगा मीडियम में तभी साउंड प्रोपेगेट करेगा। अब इसको जस्टिफाई करते हैं हम, देखो कैसे, नोट कर लो इसको। चलो, इलास्टिसिटी होता क्या है पहले ये समझ में आया, इलास्टिसिटी होता क्या है, इसको आप नोट कर लिए। तो देखो इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इलास्टिसिटी जो होता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स शेप, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, अपने ओरिजिनल शेप को वापस गेन करने का जो टेंडेंसी होता है, जो प्रॉपर्टी होता है, वही कहलाता है इलास्टिसिटी। अब तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा ना, जैसे रबर है, रबर वाला एग्जांपल, रबर जो है ये एक नॉर्मल रबर, इसको हम स्ट्रेच किए, खींच दिए, उसको जब छोड़ेंगे तो क्या करेगा, फिर वो नॉर्मल पोजीशन पे आना चाहेगा, दैट इज इलास्टिसिटी। रबर में क्या है, इलास्टिसिटी है। रबर क्या कर रहा है, रबर को हम खींचे तो वो क्या किया, जब तक फोर्स लगाए हुए तब तक वो अपना क्या है, शेप अलग है, लेकिन जैसे ही छोड़े तो फिर क्या अपने ओरिजिनल शेप की तरफ बढ़ रहा है, वो क्या है उसका इलास्टिसिटी। यानी कि इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। तो रबर वाला तो सिंपली दिखता है। अब क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि क्या एयर में इलास्टिसिटी है, तो हाँ एयर में इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी है तभी तो वो क्या कर रहा है, साउंड मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे, तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, इसको नोट कर लेना है दोनों को, ओके। चलो, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, लेकिन तीनों में से सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी आपका होता है सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में, ओके। तो देखो इलास्टिसिटी तीनों में होता है। तो बात करते हैं इलास्टिसिटी का। तो एयर का हम लोग देखे थे, एयर में साउंड कैसे प्रोपेगेट कर रहा था, तो आपको दिखाए थे हम कि एयर में साउंड जो है, एयर में अगर बात करें तो एयर में साउंड जो है वो किस फॉर्म में प्रोपेगेट कर रहा था, कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस, कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शन, मतलब कि पार्टिकल्स जो हैं, एक पार्टिकल का अगर हम लोग मोशन ऑब्जर्व किए थे तो क्या था कि मान लो एक पार्टिकल है, एयर पार्टिकल है, ये कहाँ पे है, अपने मीन पोजीशन के अलोंग है, मीन पोजीशन। अब यहाँ से क्या होता था, जब कोई फोर्स आता था, जैसे कुछ बोला गया तो साउंड एनर्जी आया, तो क्या हुआ कि इसके मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया, तो वही कहाँ पे आ गया, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, ईपी पे आ गया। ऐसा तो नहीं होता था ना, साउंड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सिखाए थे हम, कि ऐसा नहीं होता है कि पार्टिकल अपना पोजीशन हमेशा के लिए छोड़ देता है, नहीं, वो अपने फिर ओरिजिनल पोजीशन पे आने का टेंडेंसी रखता है, और यही क्या है, इलास्टिसिटी। तो ये मीन पोजीशन है, मतलब कि अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन ये वाला है, यहाँ से क्या आ गया, एक्सट्रीम, जब इसको कुछ फोर्स लगा, कुछ एनर्जी मिला, फिर ये वापस आता है इधर, इसको टेंडेंसी रहता है मीन की तरफ आने का, लेकिन फिर थोड़ा दूर कहाँ इधर चला आता है, इधर वाला एक्सट्रीम पे, लेकिन फिर वापस ही कहाँ आता है, फिर इसका टेंडेंसी क्या रहता है, मीन। मतलब कि इस पार्टिकल का हमेशा टेंडेंसी क्या है, मीन पोजीशन, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने का, है कि नहीं। दिस पार्टिकल, देखो अभी भी इधर, मतलब कि द पार्टिकल, इसको लिख सकते हैं हम लोग, द पार्टिकल हैज़ ऑलवेज, इस बात को समझना है,
ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए ये सब चीज़ जो ऑसिलेशन जो है बैक एंड फोर्थ, ये सब मतलब हर एक वीडियो को सीरीज में देखना है, नहीं तो नहीं समझ में आने वाला। द पार्टिकल हैज़ ऑलवेज टेंडेंसी टू रिटर्न टू इट्स मीन पोजीशन। हमेशा इसका टेंडेंसी क्या है, अपने मीन पोजीशन पे वापस आने का, और यही तो कहलाता है ना इलास्टिसिटी। अभी जस्ट क्या लिखे हैं, इलास्टिसिटी जो है इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रीगेन इट्स शेप। तो रीगेन, अपने शेप को रीगेन कब करेगा, जब वो अपने मीन पोजीशन पे वापस आएगा। ठीक है, हर एक पार्टिकल के पास यही टेंडेंसी हो। तो समझ में आ रहा है, इलास्टिसिटी जो है हर एक में है, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी, और क्या है, गैस में भी। यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है, यही क्या प्रॉपर्टी हो गया, इलास्टिसिटी। अब देखो, इसी के वजह से ना साउंड प्रोपेगेट करता है, ध्यान से समझना है, इसी की वजह से ना साउंड प्रोपेगेट करता है। ये क्या गया, इसको जैसे एनर्जी मिला आगे गया, तो आगे गया तो दूसरे को धक्का दिया, फिर उसको दिया, सब फिर क्या आएगा, वापस आएगा, तो पीछे वाला को धक्का देगा। तो इस तरह से आगे पीछे कर रहा है, और एनर्जी को क्या कर रहा है, आगे की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। एनर्जी क्या है, इस तरह से ऐसे ये एनर्जी जा रहा है। तो आखिर इसी प्रॉपर्टी की वजह से ना, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी। इसलिए हम लोग लिखे थे हम फर्स्ट लाइन कि इलास्टिसिटी इज इसेंशियल फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। किसी भी मीडियम में अगर इलास्टिसिटी नहीं होगा तो साउंड का प्रोपेगेशन नहीं होगा, साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा। सोचो कि क्या हो कि पार्टिकल को जब एनर्जी मिला तो यहाँ पे जा करके फिर वापस आए ही नहीं, तो ये हो पाएगा, ये वापस नहीं आएगा तो क्या साउंड प्रोपेगेट कर पाएगा, नहीं। वो वाइब्रेशन होना है तभी तो एक दूसरे को एनर्जी बार बार ट्रांसफ़र करेगा ना। तो इसलिए इलास्टिसिटी इसेंशियल, मैंडेटरी। इलास्टिसिटी नहीं तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया एक बेसिक। ये जो है एयर में भी होगा, सॉलिड में भी होगा, और लिक्विड में भी होगा, हर एक मीडियम में होगा, तीनों मीडियम में होगा। बस डिफरेंट होगा कि किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो वो भी हम लोग लिख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी जो होता है वो सॉलिड में होता है। सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी किस में होता है, सॉलिड में। उससे कम इलास्टिसिटी आपका क्या चीज़ में होगा, लिक्विड में। और सबसे कम इलास्टिसिटी होगा गैस में। तो अब आप बताओ सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड किस में होना चाहिए, सॉलिड में। जिसमें ज़्यादा इलास्टिसिटी उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा, उससे कम लिक्विड, और सबसे कम स्पीड ऑफ साउंड गैस में। मतलब अगर हम लोग ऐसे लिखे, सॉलिड का इलास्टिसिटी को हम लिख देते हैं ई फॉर इलास्टिसिटी और एस फॉर सॉलिड। ठीक है, लिक्विड का इलास्टिसिटी लिख देते हैं ई फॉर इलास्टिसिटी, एल फॉर लिक्विड, और गैस का लिख देते हैं ई। ठीक है, तो अब तीनों को कंपैरिजन करके लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, सॉलिड का इलास्टिसिटी। उससे कम क्या होगा, तो उससे कम होगा लिक्विड का, और सबसे कम क्या होगा, सबसे कम होगा गैस का। ये लिख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सॉलिड का, उससे कम लिक्विड का, उससे कम गैस का। अब स्पीड ऑफ साउंड अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में, मतलब कि भी सॉलिड, ये लिखे वेलोसिटी इन सॉलिड ज़्यादा होगा किससे, वेलोसिटी इन लिक्विड से, उससे भी वेलोसिटी इन गैस। इसको नोट कर लेना, ये इलास्टिसिटी के पे बेस्ड है। ठीक है, इतना इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग को सीखना था। तो इलास्टिसिटी में ओवरऑल हम लोग क्या सीखें, इलास्टिसिटी में सीखे कि इलास्टिसिटी किसी मटेरियल या किसी मीडियम का वो प्रॉपर्टी है जिसमें वो मीडियम जो है अपने नॉर्मल पोजीशन पे अपने ओरिजिनल शेप को गेन करना चाहता है। ठीक है, और इसी के वजह से इलास्टिसिटी के वजह से ही क्या होता है, साउंड प्रोपेगेट कर पाता है। अगर इलास्टिसिटी नहीं होगा मीडियम में तो साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा। जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम में इलास्टिसिटी नहीं है तो वहाँ पे साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई पार्टिकल ही नहीं है जो एसएचएम एग्जीक्यूट करे, एसएचएम वो परफॉर्म करे, मतलब सिंपल हार्मोनिक परफॉर्म करे, मतलब आगे पीछे ऐसा कुछ है ही नहीं वहाँ पे। इसलिए वो साउंड वेव है वहाँ पे प्रोपेगेट ही नहीं कर पाता है। ओके, तो ये डेटा को नोट कर लेना है, ये वाला से। अब इसको समझने का कोशिश करना है, हो सके आपको एक बार में नहीं समझ में आए तो फिर डाउट वगैरह पूछना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, चलो इलास्टिसिटी क्लियर हुआ। अब कुछ माइनर कंसेप्ट है वो सब सीखते हैं। मेन हमको यही इलास्टिसिटी आप लोग को सिखाना। अब कुछ मीडियम का कुछ कंसेप्ट है, हर एक मीडियम का जो होता है। जैसे मीडियम है, कोई भी मीडियम है, तीनों में से कोई भी मीडियम है, कौन कौन है, सॉलिड है, लिक्विड है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों में ना साउंड प्रोपेगेट करेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो देखो मीडियम है ये तीनों, तो इन तीनों का कुछ ना कुछ टेम्परेचर में चेंजिंग आ सकता है। मतलब कि हम लोग डील करते हैं टेम्परेचर क्या होता है, अभी सीख रहे हैं टेम्परेचर
क्या होता है, ठीक है, यूज अगले क्लास करेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर क्या होता है, सच में सोचने वाला बात है। व्हाट इज टेम्परेचर? तो टेम्परेचर जो होता है ना, किसी भी बॉडी का, किसी भी मीडियम का हीट को आप मेजर करते हो, हीट में चेंजिंग को मेजर करते हो, हीट के लेवल में कितना चेंजिंग है। हीट और टेम्परेचर दो अलग कंसेप्ट है। हीट और टेम्परेचर को देखा जाए तो ये दो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, ठीक है। ऐसे भी जानते हो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन, हीट का ऐसा यूनिट जूल, हीट का ऐसा यूनिट जूल। ये एक एनर्जी का फॉर्म है, ये टेम्परेचर, ये दोनों बहुत डिफरेंट है। ये केल्विन ऐसा यूनिट, इसका क्या जूल, दोनों अलग है। तो हीट जो, जैसे टेम्परेचर क्या होता है समझते हैं। ये क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि हम अगले क्लास यूज करेंगे इसका। बिना वजह हम कुछ नहीं पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये दो लड़का है, ठीक है, दो लड़का है। अब क्या है कि एक का बॉडी टेम्परेचर जो है दोनों हाथ मिलाए हुए, ठीक है। इसका ना, ये मान लो कुक्कू है, ये है पिंकू है, ठीक है। इसका टेम्परेचर, कुक्कू का बॉडी का टेम्परेचर जो है कितना ले लिया जाए, 104, बुखार है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब डिग्री सेल्सियस मत लिख देना, नहीं तो बॉयल कर जाएगा, ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये सब यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर ये सब बाद में कभी डील करेंगे, अभी उतना टाइम नहीं है। तो इसका बॉडी टेम्परेचर कितना है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसका है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉर्मल पे है, ओके। अब क्या होगा, देखो इसका बॉडी टेम्परेचर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसका कितना है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब बात आएगा कि इन दोनों के बीच टेम्परेचर जो है, समझना ये कंपैरेटिव टर्म है, कंपैरिजन में आता है, ठीक है, कंपैरिजन में आता है। अब इन दोनों के बीच टेम्परेचर गैप कितना है, इन दोनों के बीच टेम्परेचर गैप कितना है, तो आपको पता चलेगा इन दोनों के बीच टेम्परेचर गैप कितना है। तो 98 to 6 कितना है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मतलब इन दोनों के बीच का टेम्परेचर गैप कितना है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये एक टेम्परेचर का कंसेप्ट हुआ कि कंपैरेटिव टर्म है, क्या है, कंपैरिजन है। अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब हम कहते हैं, अब देखो क्या कहते हैं, आपको एक बात पता होना चाहिए कि टेम्परेचर जो होता है ना, हीट जो होता है, हीट हायर से लोअर में जाता है, हायर से कहाँ जाता है, लोअर में ट्रैवल करता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर में। अब हम कहते हैं कि इसका हमको नहीं पता था, इसका नहीं पता था और इसका भी नहीं पता था, लेकिन हमको ये पता चला कि इन दोनों में से हीट का ट्रांसफ़र कितना हुआ है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो बोलेंगे कि टेम्परेचर ट्रांसफ़र कितना हुआ है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर ट्रांसफ़र कितना हुआ है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर हुआ, यानी कि इसके बॉडी में, ये मान लो हायर टेम्परेचर पे था, ये लोअर पे था, तो इसके बॉडी में कितना का राइज हुआ, 6 का। इसके बॉडी में कितना का राइज हुआ, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो ये टेम्परेचर कितना हो गया, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं समझ में आया? चलो एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो इसको बुखार था, इसको क्या था, फीवर था। ये इस बार क्लियर हो जाना चाहिए, इसको फीवर था। तो फीवर था तो इसको थर्मोमीटर लगाया गया, क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को लगाने से पहले उसको क्या किया जाता है, इस तरह से उसको 0 पे ला देते हैं। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर लगाया गया, तो थर्मोमीटर में इनिशियल रीडिंग कितना होना चाहिए, तो इनिशियल रीडिंग होना चाहिए 0, इस तरह से करके रहता है ना। तो मरकरी इनिशियली कहाँ होना चाहिए, 0 पे, ठीक है, इनिशियली कहाँ होना चाहिए, 0 पे। अब क्या है कि इसके बॉडी में लगाया गया, तो जब इसके बॉडी में लगाया गया तो थर्मोमीटर जो है वो रीडिंग शो करने लगा, कितना, वो शो करने लगा 103 डिग्री
फ़ारेनहाइट। कितना शो करने लगा? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या है? इसका बॉडी हीटेड था ना, इसके बॉडी में हीट था और वो हीट जो है इसमें ट्रांसफ़र हुआ। कंपेरिजन है, देखो यहाँ पहले ये 0 पे था, ये थर्मोमीटर कितना पे था? 0 पे था रीडिंग। आप ऐसे करते हो 0 पे करके, ठीक है, लेकिन 0 मतलब 98 पे 98 से रेज करता है, क्योंकि 98 जो होता है एक नॉर्मल माना जाता है। फिर जब आप यूनिट का ट्रांसफ़र पढ़ोगे तो उसको 0 भी ले सकते हो दूसरे यूनिट में, ठीक है, इसलिए हम 0 बोल रहे थे। तो ये क्या है कि अब इसमें राइज हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ? राइज हुआ। तो ये राइज क्यों हुआ? क्योंकि हीट क्या हुआ? यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, हीट ट्रांसफ़र हुआ। तो टेम्परेचर क्या होता है? बस टेम्परेचर क्या होता है? हीट के फ्लो से। हीट क्या होता है? फ्लो करता है। जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो क्या करता है, तब जाकर के क्या चीज़ का कंसेप्ट आता है? टेम्परेचर का। या तो टेम्परेचर राइज करेगा या तो टेम्परेचर क्या करेगा? लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ? राइज किया। तो जब तक हीट ट्रांसफ़र नहीं हो तब तक टेम्परेचर का कंसेप्ट नहीं आएगा। जब तक हीट ट्रांसफ़र नहीं हो तब तक टेम्परेचर का कंसेप्ट नहीं आएगा। जैसे मेरे बॉडी में है, तो मेरे बॉडी में कितना भी हीट है ये कैसे पता चलेगा? थर्मोमीटर लगाएंगे। थर्मोमीटर लगाएंगे मतलब मेरे बॉडी से हीट कहाँ गया? थर्मोमीटर में ट्रांसफ़र हुआ, तो टेम्परेचर का कंसेप्ट आ गया। नहीं तो बॉडी के अंदर है तो बस वो हीट एनर्जी है, ट्रांसफ़र हुआ तो टेम्परेचर है। ओके, तो टेम्परेचर समझ में आ रहा है। अब आता है बात हम लोग का यहाँ मीडियम में टेम्परेचर का क्या मतलब है। तो वो किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ठीक है। जैसे एयर ही है, तो रात में एयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? घट जाता है। दिन में एयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, होता है ना ऐसा। तो फिर टेम्परेचर अगर दिन में बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर होगा? टेम्परेचर अगर रात में घट जाता है तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या असर होगा? यानी कि टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन आपको पढ़ना है। भी और टी का रिलेशन, भी और टी का, टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब हम लोग रिलेशन अगले क्लास देखेंगे। मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के साथ कैसे वैरी करता है वो देखना है। तो ये अगले क्लास हम लोग डील करेंगे। मतलब मीडियम का टेम्परेचर चेंज हो सकता है। फिर आता है बात टेम्परेचर के बाद प्रेशर। जैसे एयर है तो एयर का प्रेशर भी तो चेंज हो सकता है ना। तो प्रेशर हम लोग सीख लेते हैं, वर्ड यूज करेंगे तो सीख लेते हैं ये होता क्या। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब फिर दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि प्रेशर को आप डिफाइन कर सकते हो द फोर्स अप्लाइड ऑन एन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यूनिट एरिया पे जितना फोर्स अप्लाई होगा उसको क्या हम लोग बोलते हैं? प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब प्रेशर अगर चेंज कैसे करेगा, प्रेशर वैरी कैसे करेगा, ये सब। तो देखो एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये कैसे चेंज करेगा? मतलब P इक्वल टू क्या लिखोगे? P इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। एरिया इंक्रीज करोगे प्रेशर क्या कर जाएगा? डिक्रीज। फोर्स इंक्रीज करोगे प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये सब कैसे वैरी करेगा ये सब कंसेप्ट तो समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये था सिंपल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन प्रेशर का। मतलब इतना एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ओके, बस थोड़ा सा बेसिक हम इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। उसके बाद आता है टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है ये भी काफ़ी कंफ्यूज करेगा, ठीक है। जैसे एक इलास्टिसिटी था, ये डेंसिटी भी उसी तरह से किसी हर एक मीडियम का अपना अपना डेंसिटी होता है। सॉलिड का अलग डेंसिटी, लिक्विड का अलग डेंसिटी और गैस का अलग डेंसिटी। आपको पता होगा सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है, लिक्विड का उससे कम और गैस का तीनों से कम, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी पहले समझो। एक सिंपल इसका अगर देखा जाए तो डेंसिटी जो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है? डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी का सिंबल जो होता है ना हम लोग रो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? रो। इसको क्या पढ़ना है? रो, RHO। तो रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये याद रखना है।
मतलब मास को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी। मास को डिवाइड कर दो वॉल्यूम से तो डेंसिटी। और डेंसिटी में सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड का होता है, उससे कम लिक्विड, उससे कम गैस। अब कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होता है जो इधर उधर हो जाता है, तो वो सब अभी हम लोग डील नहीं करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड का ज़्यादा, लिक्विड का कम, उससे कम गैस का। ठीक है, तो ये हो गया डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब क्या है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कराएंगे तो डेंसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, मास इंक्रीज कराएंगे तो डेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसी एक को कांस्टेंट रख के दूसरा इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग कराएंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर यूनिट का बात करें तो आप बता सकते हो क्या होगा डेंसिटी का यूनिट। तो मास का क्या होता है, केजी, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। ये ऐसा यूनिट होगा डेंसिटी का, नोट कर लेना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इतना तो याद रहेगा ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या इतना तो याद रहेगा कि डेंसिटी कुछ होता है, सुने हैं। ओके, ये है डेंसिटी। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी। वर्ड्स पहली बार ऐसा नहीं लगे कि पहली बार सुने हैं, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी नॉर्मली एयर के लिए आता है, एयर में हम लोग बात करते हैं। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी भी कुछ ऐसा टर्म है, समझ लो डेंसिटी से ही रिलेटेड है। जो डेंसिटी है वही ह्यूमिडिटी है। डेंसिटी से ही उसको रिलेट करके सीखेंगे, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। पहले समझो ह्यूमिडिटी होता क्या है। अभी का मौसम जैसे गर्मी का मौसम है, तो कभी कभी ऐसा दिन आता है ना कि जिसमें गर्मी तो ज़्यादा नहीं रहता है, मतलब सन ज़्यादा हॉट नहीं रहता, फिर भी गर्मी आपको बहुत फील होता है। उसमें क्या होता है ना कि एयर में एक्चुअली में क्या होता है कि उस दिन आप बोलते हो उमस है, ह्यूमिडिटी बढ़ गया है। मतलब एयर में जो है ना वाटर मॉलिक्यूल्स पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया, पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो गया। अब देखो ये होता क्या है, अब इसमें आपको उतना ज़्यादा गर्मी क्यों फील होता है। जब जिस दिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है एयर में, उस दिन आपको बहुत ज़्यादा गर्मी फील होता है। ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं। तो पहले ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी होता है द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, the presence of moisture और water droplets in air। ठीक है, एयर में क्या प्रेजेंट होना, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, देखो एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स हमेशा प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स का मात्रा बढ़ जाता है तो ह्यूमिडिटी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एयर ड्रॉपलेट्स इन वाटर ड्रॉपलेट्स इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट आया, मतलब एयर में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंस है, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है। ओके, अब इसको समझते हैं कि ह्यूमस, जिस दिन ह्यूमस वेदर रहता है, जिस दिन उमस वाला वेदर रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है, उस दिन ज़्यादा गर्मी आपको क्यों लगता है। ठीक है, समझो इसको। इधर देखते हैं क्या होता है ना कि एयर पार्टिकल्स हैं, मान लो इस तरह से एयर पार्टिकल्स हैं। नॉर्मली जो एयर पार्टिकल्स हैं ऐसे हैं। तो आपको पता होगा कंपोजिशन ऑफ एयर, जब आप लिखते हो कंपोजिशन ऑफ एयर लिखते हो तो उसमें क्या होता है, वेरियस गैसेस। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा गैसेज होता है, डस्ट होता है, और फिर क्या लिखते हो आप कंपोजिशन ऑफ एयर में, क्या लिखते हो, वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, मतलब कि एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होना ही होना है। अब एयर का ना एक लिमिट होता है, एक कैपेसिटी होता है कि इतना वाटर ड्रॉपलेट्स वो कैरी कर सकता है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो जब नॉर्मल कंडीशन में है तो मान लो ये जो है गोल गोल जो है वो एयर पार्टिकल्स है। ये क्या है, एयर पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसमें हम वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए मान लो ट्रायंगल बना रहे हैं, ये है वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए, ये सब एयर है। वाटर ड्रॉपलेट्स के लिए हम ट्रायंगल बनाए हैं, ध्यान रखना है। मान लो इस तरह से कंपोजिशन है, तो इसमें ट्रायंगल जो है वो क्या है, ट्रायंगल है वाटर ड्रॉपलेट्स। तो एक हम बोले कि एयर का एक कैपेसिटी होता है, एयर का भी एक कैपेसिटी होता है कि कितना वाटर ड्रॉपलेट्स को वो अपने साथ सस्पेंड करा सके, हैंग करा सके, लटका सके। लटका हुआ है इसमें। ठीक है,
तो ये क्या है ना कि ये मान लो ये नॉर्मल सिचुएशन ऐसा है, नॉर्मल ऐसा है कि एयर पार्टिकल्स है और इसमें क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी दिन खूब इवेपोरेशन हुआ, गर्मी था, खूब इवेपोरेशन हुआ, मतलब नदी का पानी हवा में गया। तो इस बार क्या हुआ ना कि वाटर ड्रॉपलेट्स वो पहले से ज़्यादा कैरी कर लिया। पहले से क्या, इसके पास एयर मॉलिक्यूल्स के पास कैपेसिटी है वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने साथ कैरी करने का। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना, और वो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी अपना यूज करके वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने साथ कैरी कराता है। तो इसका एक लिमिटेड है कि इतना ये कर मतलब एक लिमिट है, ठीक है। अब क्या है ना कि ये नॉर्मली जो है इतना रखता था, क्या हुआ कि किसी दिन इससे ज़्यादा वो ऑलरेडी रखा, ऑलरेडी उसमें ज़्यादा इवेपोरेशन हुआ और वाटर ड्रॉपलेट्स का मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। अभी देखो बहुत सारा स्पेस है जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स क्या हो सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो जब नॉर्मल डे रहता है तो इस तरह से है। तो अब क्या होता है, इस तरह से जब नॉर्मल डे रहता है तो जब हम लोग को गर्मी लगता है तो हमारे बॉडी से क्या होता है, स्वेटिंग होता है, पसीना आता है। तो वो पसीना क्या होता है कि जो आता है वो जैसे ही एयर आता है तो एयर अपने साथ उस वाटर को क्या कर लेता है, ले जाता है। तो वाटर को जैसे हमारे बॉडी से ले जाता है तो यहाँ से वाटर को उठा कर ले जाता है तो हमारे बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। एनर्जी वो छोड़ के जाता है। अभी ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा, 9th में समझ में आएगा। बस इतना समझो कि एयर आता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स को बॉडी से ले जाता है और बॉडी को जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स ले जाता है तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है। दैट्स वाई हमारे बॉडी को कूलिंग होता है, हमारे बॉडी को ठंडक फील होता है। तो वो कब ले जाएगा, जब इसके पास वाटर क्या रहेगा, कम रहेगा। और ऑलरेडी अब मान लो कि इसके पास वाटर ज़्यादा है, इसके पास ऑलरेडी वाटर ज़्यादा है, तो क्या ये हमारे बॉडी से वाटर को ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, क्योंकि इसका एक लिमिट है ना। तो इसका मतलब ये है कि वाटर ड्रॉपलेट्स अगर ज़्यादा प्रेजेंट हो, मतलब कि ह्यूमिडिटी क्या हो, ज़्यादा हो, एयर में ह्यूमिडिटी क्या हो, ज़्यादा हो, तो एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो हमारे बॉडी में जो स्वेटिंग होगा उसको वो नहीं ले जाएगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है एक्सेस ऑफ वाटर। तो जब नहीं ले जाएगा तो हमको कूलिंग इफेक्ट होगा नहीं, बॉडी को ठंडक पहुँचेगा नहीं। दैट्स वाई हम लोग को ज़्यादा गर्मी फील होगा। समझ में आ रहा बात? तो ये ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट था। ह्यूमिडिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर इन एयर पार्टिकल्स, एयर, ठीक है। एयर में पहले से ऑलरेडी ज़्यादा वाटर है और वाटर वो नहीं ले सकता है, दैट्स वाई वी फील हॉट, ठीक है। हम लोग को ज़्यादा गर्मी फील होता है। ये था ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट। तो अभी हमको बस आपको इतना याद रखना है कि ह्यूमिडिटी क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन वाटर ड्रॉपलेट्स। ये फिगर दिमाग में बनना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर, एयर में क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स घुसा हुआ है, बस इतना याद रखना है, ओके। ये था ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट। ह्यूमिडिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, इलास्टिसिटी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट और मास भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास और वेट, ठीक है। 7 में हम आपको थोड़ा बहुत पढ़ाए थे, आप याद करो, जाके रिवाइज कर लेना है। जैसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स टोटल 118 है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एट्सेट्रा, इस तरह से होता है, ठीक है। ये सब एलिमेंट्स हैं। तो इन सब का कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एटॉमिक मास। ये सब क्या है, एटम के फॉर्म में, तो इन सब का कुछ एटॉमिक मास होता है। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 U होता है, ठीक है। हीलियम का कितना होता है, 4 U होता है। लिथियम का कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ क्या होता है। ये इसका 7 होता है, 7 U होता है। तो इस तरह से सबका क्या है, मास है, ठीक है। ऐसे ही मान लो और आगे जाओगे तो मान लो कैल्शियम है, तो कैल्शियम का कितना होता है, 20 U होता है, ठीक है। 20 U का 40 U होता है। इसी तरह से मान लो 20 तक एनफ रहता है। तो ये आपको लिस्ट भी हम दिए हुए हैं, आई होप आप लोग को क्लास में मिला हुआ है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना है कि एटॉमिक मास जो होता है ये सबका अपना अलग अलग होता है। मतलब हर एक एटम का क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। और आपको ये भी हम बताएंगे या अभी सीख लो कि एटम्स जब कंबाइन होता है एक साथ, थोड़ा सा कंसेप्ट केमिस्ट्री का आ गया
ठीक है। जब एटम्स एक साथ कंबाइंड होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, H2। तो ये अभी क्या था, हाइड्रोजन एटम था, ये क्या था, हाइड्रोजन एटम था। अब ये क्या बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये क्या बन गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब इसका मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब इसका मास, इसका वेट कितना होगा, तो देखो एक का एक होता है तो दो का कितना हो जाएगा, 2u। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 2u, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे जिसका आप मास, जैसे ऑक्सीजन एक है तो ये क्या है, ऑक्सीजन एटम है। डिवाइड कर लेना, ये सब हम शॉर्ट में बता रहे हैं। अब ऑक्सीजन एक है तो एटम है, इसका मास कितना होता है, तो आपको पता है 16 होता है, 16u होता है। u मतलब यूनिफाइड मास, यूनिट है, ठीक है। अब ये एक अभी जो है ये 16u क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है। लेकिन अब ये दो ऑक्सीजन एक साथ मिलकर क्या हो जाएगा, O2। तो अब ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल होगा। अब इसका जो मास होगा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32। तो मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। मॉलिक्यूल का मास दैट इज मॉलिक्यूलर मास, यानी कि मास ऑफ मॉलिक्यूल या वेट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। क्या होगा, वेट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वेट बोलो या मास बोलो, केमिस्ट्री में चलता है, फिजिक्स में डिफरेंट हो जाता है, केमिस्ट्री में चलता है, ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल में क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स होता है। जैसे ये 2 एटम का ग्रुप, मान लो 3 एटम का ग्रुप हो जाए इस तरह से, NH3, ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसका ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। एक से ज़्यादा एटम जैसे ही एक साथ जुड़ेंगे वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब इसका आप निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास। तो कितना होगा, इसका 14 होता है और 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, तो 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17u। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 17u, ठीक है। तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, या थोड़ा कंसेप्ट समझ में आया, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल या वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर मास। ये क्यों हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड इस पर भी डिपेंड करेगा, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। ये इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड में हम इसको भी डील करेंगे। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से आप निकाल सकते हो और भी तरह तरह का मॉलिक्यूल। जैसे ये एक हम लिख दे H2SO4, ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है। एक बार रिवाइज आप लोग को कर लेना है, खासकर जो क्लास वाले लोग हैं ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपको हम पहले ही पढ़ाए थे 7 में। अब इसका आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का कितना 32, ऑक्सीजन 4 का 64, 1 का 16, तो 4 का 64, ऐड कर लेंगे 60, 30, 90 और ये 8, 98, कितना हो गया 98u। तो ये हो गया क्या, इसका मॉलिक्यूलर वेट MW, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट का कंसेप्ट समझ में आया, मतलब किसका ज़्यादा किसका कम होगा, ये सब तो समझ में आया ना, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा किसका कम होगा, ठीक है। इतना ही हमको बताना था कि आप कंपेयर कर सकते हो ना, किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है किसका कम है। जैसे 2-3 ग्रुप देते हैं, आप बताओ, H2 है, पॉज करके सोचना है, O2 है, ठीक है, NH3 है, ठीक है। इसको ऑर्डर में लगाना है, किसका सबसे बड़ा, उससे कम किसका, उससे कम किसका। तो H2 का लिखो कितना होगा 2, O2 का लिखो कितना होगा 32, इसका 17, सबसे ज़्यादा O2, उससे कम NH3, उससे भी कम H2। ये ऑर्डर हो गया मॉलिक्यूलर वेट का, हो गया ना। इतना कर सकते हो ना, बस इतना ही सिखाना था और कुछ नहीं। ओके, क्लियर है। तो ये भी यूज आएगा, इसको नोट कर लेना है। मॉलिक्यूलर वेट का भी हम लोग का यूज है, मतलब हम लोग थोड़ा सा केमिस्ट्री का यूज कर लेंगे। देखो, जब बहुत डिटेल से कोई भी चीज़ पढ़ने लगोगे ना, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में कोई बंधन ही नहीं रह जाएगा, मतलब कि कोई ये डिस्टिंक्शन ही नहीं रह जाता है कि ये केमिस्ट्री है फिजिक्स है। आगे चल के जब 12th में क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें पता ही नहीं चलेगा फिजिक्स पढ़ रही केमिस्ट्री पढ़ रहे, दोनों एक साथ मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर वेट। अब एक और वर्ड यूज आएगा, विंड स्पीड। वेलोसिटी ऑफ साउंड में हम लोग का एक और वर्ड यूज आएगा, विंड स्पीड, ठीक है। विंड स्पीड, हवा का गति, हवा का रफ्तार, ये भी वेलोसिटी ऑफ साउंड को
अफेक्ट करेगा। जैसे हवा अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये विंड है, विंड का डायरेक्शन है, और आप भी इस डायरेक्शन में बोल रहे हो, तो क्या होगा ना, आपका आवाज़ यहाँ से यहाँ तक आने में कम टाइम लेगा, मतलब जल्दी पहुँचेगा। लेकिन मान लो कि हवा का डायरेक्शन इस बार इधर है और आपको इधर आवाज़ पहुंचाना है, तो उस कंडीशन में आपका जो है स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, मतलब थोड़ा देर से आवाज़ जाएगा, दिक्कत होगा जाने में। ठीक है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे कैसे इस पे डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड। तो ये सारा कंसेप्ट हम लोग को यूज करना है अगले क्लास। बस अभी इंट्रो था इन सब चीज़ों का, और ये सब चीज़ इसलिए सीखे ताकि हम लोग को वेलोसिटी ऑफ साउंड का कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ओके।